Time again, अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का 5.3। तो 5.3 में हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करते हुए हम पहुंच चुके हैं 5.3 पर। तो 5.3 में आप क्या देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि प्रमेय 4 का व्युत्क्रम सत्य क्यों है? तो यहां तक तो अभी इग्नोर करते हैं हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बनता है यहां से, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित क्यों करता है? वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित क्यों करता है? तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्यों करता है। आकृति 5.12 का प्रयोग कीजिए। और 5.12 की फिगर हमारी कुछ इस प्रकार से है और यहां पर हमें प्रूफ करना है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब। अब जीवा क्या होती है? जीवा होती है ए बी। मतलब जो ये ए बी है, मतलब किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन होती है जो केंद्र से नहीं होती है वो जीवा होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। ये भी जीवा हो सकती है, ये भी जीवा हो सकती है अगर केंद्र से हटकर है तो जीवा। तो यहां पर ए बी मेरी एक जीवा है और सवाल ने कहा है कि अगर केंद्र से इस पर एक लंब डाला जाए, लंब मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण डाला जाए, एक लंब डाला जाए, तो ए बी जो है वो समद्विभाजित क्यों करता है? तो सीबी ने ए बी को बराबर भागों में काटता है। क्यों काटता है ये हमसे उसने पूछा है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। अगर केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, मतलब लंब डाला जाए, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में क्यों बांटता है? इसको नाम दे देते हैं हम एम। ये एम है हमारा। तो ए एम बराबर बी एम, ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्यों हो गया। ए एम बराबर बी एम बराबर क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे, दिया है सी एम लंब है ए बी। अब यहां पर याद रखना है कि जो ये सीएम है इसके ऊपर लंब है और सीएम जो है वो लंब का साइन होता है, ये एबी के ऊपर है तो एबी। तो इसका मतलब सीएम जो एबी के ऊपर आया है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये लंब का साइन है, परपेंडिकुलर कहते हैं इसे। और सिद्ध करना है कि ए एम और बी एम बराबर क्यों है, समद्विभाजित क्यों है। ए एम बराबर है बी एम। ठीक है, तो ये दो ये गिवन है और ये प्रूफ करनी है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दो, एसी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और बीसी भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बच्चे, अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं तो इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो जाएंगी। कंफर्म है, क्योंकि सर्वांगसम में तीन चीजें हम बराबर करते हैं और बाकी की बची हुई तीन चीजें अपने आप बराबर हो जाती है, क्योंकि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। ए सी एम, त्रिभुज ए सी एम तथा बी सी एम में, त्रिभुज बी सी एम में। ठीक है, तो ए सी एम में काम करेंगे और बी सी एम में काम करेंगे, मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो उसको हमने लिख दिया। अब हमें तीन चीजें ढूंढनी है। तीन चीजें क्या मिलेगी, सबसे पहले तो हमें मिल गया कि ये 90 का है। अगर ये 90 का है एंगल एम, तो ये भी 90 का होगा। इस कोण का क्या नाम है, ए एम सी। और इस वाले कोण का क्या नाम है, बी एम सी। इस वाले कोण का नाम है बी एम सी। ये है प्रत्येक 90, दोनों 90 के हैं। दूसरा में क्या मिलेगा, अब देखो दूसरा, हमें तीन चीजें ढूंढनी है, ध्यान देते रहना। एसी और बीसी दोनों बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, एसी बराबर है बीसी, वृत्त की त्रिज्या। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज देखो, ध्यान देना, जो सीएम है, सीएम जो सीएम भुजा है वो इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और उस त्रिभुज का भी हिस्सा है। ठीक है, सीएम इस त्रिभुज में भी है, सीएम उस त्रिभुज में है। जब कोई एक चीज, कोण या भुजा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, दोनों पार्ट्स में आती है, दोनों ट्रायंगल में आती है, तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो सीएम इसमें भी है उसमें भी है, तो मतलब बराबर होंगे, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ।
ठीक है, जब दो त्रिभुज के तीन भाग बराबर हो जाए तो वो सर्वांग हो जाती है। अब त्रिभुज ए सी एम सर्वांग है त्रिभुज बी सी एम, ये हो गया। देखो यहाँ पर एक कोण है, दो भुजाएं हैं, तो साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से, ये सर्वांगसम हो गया। अब देखो क्या होता है, अब तुम यहां पर लिखोगे, अब यहां पर लिखेंगे हम कि ए एम बराबर है बी एम, ए एम बराबर है बी एम। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होती है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, तो इस त्रिभुज की ए एम और इस त्रिभुज की बी एम बराबर होंगी। लेकिन ब्रैकेट में पता क्या लिखते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। क्या बोल लिखते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग लिखते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम, याद रख लो आप, सीपीसीटी। बस सीपीसीटी ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अब ये हो गए बराबर। जब ये दोनों बराबर हो गए, विभासम भाजित क्यों करता है? क्योंकि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे, इसलिए समधि भाजित करता है। ठीक है, इसलिए समधि भाजित करता है। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी किसी वृत्त में अंतः स्थित है। ठीक है, मतलब किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है भाई एबीसी, जिसमें एबी और एसी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि एसी से बीसी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसका चित्र बना देता हूं। अब देखो सवाल कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी किसी वृत्त के अंतः स्थित है। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, एसी और बीसी। तो ए बी और बीसी बराबर है। ठीक है, ए बी और एसी बराबर है, तो ए बी और एसी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ए से, अब देखो सिद्ध करना है कि जब ए से बीसी पर खींचा गया लंब, जब ए से हम इस पे लंब खींचते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का है, लंब खींचते हैं तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं दिया है। दिया क्या है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एसी से बीसी पर खींचा गया लंब, तो ये भी गिवन है, एसी से बीसी पर खींचा गया लंब हमें प्रूफ करना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो ये हमें प्रूफ करना है केंद्र से होकर जाता है, लेकिन ये हमें गिवन है। एक तो ये गिवन हो गया, दूसरा गिवन है हमारे पास है, इसको नाम दे देते हैं हम ए डी। ठीक है, ए डी नाम देते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए डी ट्रिपेंडिकुलर है, मतलब लंब है बीसी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एडी और बीसी को बता दिया कि एडी जो है वो बीसी के ऊपर लंब है। क्या है? ए से खींचा गया लंब। ठीक है, अब लिखेंगे हम सिद्ध करना है। ए से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। क्या बोला मैंने? ए से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन सब चीजों को पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत इजी है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हुए चलना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक छोटी सी थ्योरम। तो थ्योरम देखो क्या है, यहां पर ध्यान देना है। सवाल क्या होता है कि किसी वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। मतलब अगर मैंने अपने केंद्र से किसी जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाया है, मध्य बिंदु पर मिलाया है जिससे बी एम और एमसी बराबर हो रहे हैं। अगर बी आर और एमसी बराबर हो तो ये मध्य बिंदु होगा, और ये मध्य बिंदु होगा तो कंफर्म है कि वो केंद्र से ही जाएगा। फिर सुन लो, अगर ये 90 डिग्री का बनता है और ये बी एम और एमसी बराबर हो जाते हैं, दो बातें याद रखना, अगर ये 90 डिग्री का बन जाए और दो बातें, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए, तो कंफर्म है कि वो केंद्र से होते हुए ही जाती है, कंफर्म है कि वो केंद्र से ही आई हुई है। ठीक है, अगर इसको केंद्र से नहीं भेजेंगे हम तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे और ये 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर हमने इस वाले सवाल में, तो ध्यान देना, अगर हमारे पास 90 प्रूफ कर दिया और दूसरा इन दोनों भुजाओं को प्रूफ कर दिया, तो कंफर्म हो जाता है कि
जो ये लाइन आई है वो केंद्र से होते हुए ही आई है। ठीक है, तो इस प्रमेय का मतलब ये होता है। तो दो बातें हमें प्रूफ करनी होती है, एक 90 का और ये दोनों भुजाओं को बराबर। जैसे ये दोनों बराबर होती है हम लिख देते हैं कि ये जो लंब है वो केंद्र बिंदु से ही होकर गुजर रहा है, केंद्र से ही आएगी तो ये 90 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम। अब यहां पर इसने कहा है कि ये 90 डिग्री का, एक चीज तो इसने हमें गिवन दे दी है, हमें एक चीज तो इसने गिवन दे दी है क्योंकि 90 डिग्री का है, उसने बोल दिया है। दूसरा, अब हमें सिर्फ बीडी और सीडी को बराबर करना है। क्या बोला मैंने? बीडी और सीडी को अगर मैं बराबर कर दूं तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि 90 भी है और ये इसका मध्य बिंदु भी है। अगर ये 90 भी है और मध्य बिंदु भी है जिससे बीडी और सीडी बराबर हो गए तो कंफर्म हो जाता है कि वो केंद्र से ही होते हुए आ रही है, क्योंकि ऐसा केंद्र से लाइन आएगी तो ही वो 90 भी बनाएगी और उसको बराबर भागों में बांटेगी। तो हमें इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में तो लिख देते हैं हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों में काम कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे गिवन मिल जाएगा ए बी बराबर है बी सी। सबसे पहले मिल जाएगा ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, मिल गया ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, ये है दिया है। दूसरा हमें मिल जाएगा 90 90, तो इसको नाम देते हैं एक, इसको बोल देते हैं दो, तो हम लिख देते हैं तो एंगल एक बराबर है एंगल दो, प्रत्येक 90। तीसरा एडी, एडी इसमें भी है और एडी इसमें भी है, जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। एडी बराबर है एडी, अब एडी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों बराबर होंगे, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई। जब तीन चीजें मिल गई तो ध्यान दो बच्चे, इस बार ये 90 का है, 90 के सामने जो है वो कर्ण है, दो बातें, और तीसरी चीज भुजा। तो आरएचएस का रूल बनता है इसके अंदर। आरएचएस मतलब 90 कर्ण और एक भुजा, तीन चीजें बराबर करनी होती है, 90 कर्ण और भुजा। तो इस बार हमें 90 का भी मिला है, ये कर्ण मिला है और ये भुजा मिली है, तो इसको हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया है ए सी डी के, और रूल लिख देते हैं हम आरएचएस। आरएचएस, आप अगर आरएचएस याद ना आए तो भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, भुजा कोण भुजा SAS। ठीक है, अब ये चीजें बराबर हो गई तो बीडी और सीडी बराबर हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीपीसीटी। याद कर लो, क्या बोला मैंने? सीपीसीटी। अब जब बीडी और सीडी बराबर हो गए हमारे, ठीक है, बीडी और सीडी बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 भी हो गया और ये दोनों बराबर भी हो गए, तो कंफर्म है कि जो ये लंब है वो केंद्र से होते हुए ही जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये वाली लाइन केंद्र से होकर गुजरा है। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें, वृत्त का केंद्र से होकर जाता है, हो गया प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाओ, इसको एक बार और रिपीट करके देखो, चीजों को अच्छी तरह समझो, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होता है। मेन जो इसके अंदर होता है ना, ये बातें जो हम अभी परमे पढ़ी, वो परमे आपको याद नहीं है, आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो आपको याद रहनी चाहिए जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो। तो ज्योमेट्री के अंदर यही सारी चीजें होती है जो हमें याद रखनी होती है, जब जाके ज्योमेट्री हमारी आसान होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। तो जीवा है भाई हमारे पास, जीवा है और समानांतर भी है। सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये भुजाएं हमने बना लिए, दो समांतर जीवाएं समानांतर है, और इसने ये भी कहा है कि वृत्त के केंद्र के विपरीत पक्षों पर है। अब विपरीत पक्षों का मतलब क्या होता है कि एक इस तरफ है और एक वृत्त के केंद्र के इस तरफ है, मतलब केंद्र के एक उस तरफ है और केंद्र के इस तरफ है। ठीक है, अब इन दोनों का जब मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है भाई, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से विपरीत पक्षों पर है स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो जीवाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवाओं के मध्य तो ये दो जीवा है, इसके बीच की दूरी हमें बतानी है।
ठीक है, तो इसका ये वाली लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, इसको नाम देते हैं पहले हम, इसको देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी, इसको नाम देते हैं एम एन। ठीक है, तो हमें एम और एन की दूरी बतानी है भाई, दोनों का मतलब इसकी लंबाई कितनी है एम और एन के बीच की, और इसकी त्रिज्या में पता है तो हम त्रिज्या ही बना लेते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां से मैंने बना दी इसकी त्रिज्या, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, और याद रखना सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो हमें एम और एन की लंबाई बतानी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, इस सवाल में एक बात कही है इसने, वो बात याद रखनी है आपको, उसी से हमको सॉल्व करना है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाओं वृत्त के केंद्र से विपरीत पक्षों पर स्थित, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं, तो जीवाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जीवाओं के मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है। आप सोचो, जब ये मध्य बिंदु है और केंद्र से, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, हमने यहां पर ये तो पढ़ा था, अगर ये केंद्र पर गिरेगा तो ये 90 डिग्री का होगा, अगर ये केंद्र से इसके मध्य बिंदु पर गिरेगा तो 90 डिग्री का ही तो होगा। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो यहां पर भी ध्यान देंगे। तो ये इसके मध्य बिंदु से, सवाल ने क्या दिया, मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है, केंद्र से होकर गुजर रही है, तो 90 डिग्री का है। तो हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री की होती है, तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये जो त्रिभुज है, तो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और नीचे वाला भी, ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले 8वीं क्लास में पढ़ा था, पाइथागोरस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस का यूज करते हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इसका नाम है ए एम ओ। क्या नाम है, ए, ये एम है, ओ, तो त्रिभुज ए एम ओ में, अब त्रिभुज ए एम ओ में क्या है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर था तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। पहले सवाल ने क्या दिया, मध्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मध्य बिंदु है तो ये बराबर हो गए। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो, कर्ण कौन होता है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या है, ए ओ, तो ये ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, आधार मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस लंब, लंब क्या है हमारा, ओ एम। ठीक है, ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए ओ की वैल्यू है 5, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, प्लस ओ एम हमें पता नहीं है, ये तो निकालना, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये स्क्वायर है 4 चौक 16 प्लस में ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे हम ओ एम स्क्वायर को, और इसको भेज देंगे यहाँ पे 25 के पास, 25 के पास जाके ये माइनस का हो जाएगा, ओ एम हमारा आ जाएगा 25 में से 9, 25 में 16 गया 9, और ये स्क्वायर है, तो इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओ एम रूट में चला गया, रूट से बाहर क्या निकलेगा भैया, 3 निकलेगा, तो ओ एम तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, त्रिभुज ओ सी एन में,
ठीक है। त्रिभुज OCN में सेम चीज, त्रिभुज OCN में, ठीक है। OCN भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। अब OCN, अब OCN के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला, 90 ये है, 90 के सामने है OC, OC का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार है CN, 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 और लंब क्या है, लंब है ON। OC की वैल्यू है 5 और CN की वैल्यू है, CN है 3। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ON का स्क्वायर, ON यही रखेंगे और ये 25 माइनस में n हो जाएगा स्क्वायर, 25 माइनस में 9 हो जाएगा, ON हो जाएगा हमारा 25 में से 9 हो गया 16 और ये चला जाएगा रूट में और ON की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, ठीक है। ON आ गया और OM आ गया। अब देखो, अब यहां पर हमें छोटा सा करके दिखा देता हूं मैं आंसर, ठीक है। हमें निकालना था दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी जो है वो MN है, MN है। तो यहां पर मैं कर रहा हूं, MN जो है मेरा, अब देखो MN, जो मेरा MN था वो OM और ON था, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, OM को और ON को, तो MN आ जाएगा। और OM की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3 और ON की 4, तो OM की वैल्यू है 3 प्लस में ON की वैल्यू है 4 और ये मेरा हो गया MN 7 सेंटीमीटर। तो MN की वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर है। और याद रखना, यहां पर मैंने लिख दिया है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर हम ये उसका पाइथागोरस का रूल लगाते हैं, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने इसकी दूरी निकाल ली है। तो इस तरीके से हमारा 5.3 होता है समाप्त। 5.4 की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, फटाक से उसको क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लीजिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।